नमस्कार। स्ट्रगल एक्टर्स की कहानी उनकी जुबानी में मैं चांद मोहम्मद आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच बैठे हुए हैं दिनेश चौहान जी, जो अपनी स्ट्रगल भरी लाइफ के बारे में आप सभी को बताएंगे कि किस तरीके से वो एक मुकाम तक पहुंचे हैं। तो मैं उनसे गुफ्तगू करना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर। हाँ ज़रूर, मेरा नाम है दिनेश चौहान और सबसे पहले तो मैं LTR न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मुझे बुलाया यहाँ पर और मुझे अपना आप लोगों ने कीमती समय दिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और अगर मैं अपनी स्ट्रगल लाइफ की बात करूँ तो मैं मुंबई में कुछ 2007 में आया था। तो मैं उस वक्त यही था, कुछ 16-17 साल का हो रहा हूँगा। तो मैंने मुंबई में आके कुछ जॉब किया, कुछ 12 घंटा 13 घंटा ऐसे में। सर, जब आप मुंबई के अंदर सबसे पहले एंटर किया तो किस तरह की जॉब आपने मतलब स्टार्ट करी, और मतलब क्या उम्मीद लेकर के आप आए थे यहाँ मुंबई कि मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ और आप जॉब करना स्टार्ट करें? तो आप बताइए किस तरह की जॉब थी? एक्चुअली मैं जो जॉब कर रहा था वो कुछ कंपनी थी जिसमें ऐसे कुछ लाइक जॉब बनते थे, जैसे हमारे गाड़ी के और ऐसे कुछ गैर टाइप ऐसे कुछ चीज़ें बनती थी। तो वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था और मेरी उम्र भी कम थी, लेकिन मैं छुप छुप के वहाँ पर ज़्यादा था। और मैंने वहाँ पे जॉब कुछ किया था 7 से 8 महीना किया, लेकिन मेरी एजुकेशन कुछ भी नहीं थी। तो फिर मुझे वहाँ के जो लोग थे मुझे बोलने लगे कि तेरे को पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता। तो मैंने वो जॉब छोड़ के और फिर एक जॉब पकड़ी। मैं आज कहना चाहूँगा कि आज तक मैंने अपने बारे में नहीं बताया किसी को। जो मैं जॉब करता था, मैंने हाउस कीपिंग का काम किया हुआ था, क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो मैं एक हाउस कीपिंग का काम कर रहा था। तो वहाँ से मैंने जो कचड़े में से पेपर हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, तो उन चीज़ों को मैं पढ़ता था। और मैं एक छोटे छोटे बच्चों में मैंने एक ट्यूशन क्लास भी मैंने लगाई थी। तो बस वहीं से मेरा ज़रिया चालू हुआ और मैं मेहनत करते गया। फिर मुझे लगा कि मैंने पढ़ाई कर ली है या मुझे पढ़ना लिखना आ गया है। तो मैंने काफ़ी कोशिश करी स्कूल में एडमिशन कराने की, बट वो कहते हैं ना कि अगर आप स्टार्टिंग से ही पढ़े नहीं हैं तो आप दूसरी जगह पे आपको एडमिशन मिलेगा नहीं। अच्छा सर, मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूं कि दिनेश चौहान जी ने मतलब बिल्कुल स्टडी नहीं की है, उसके बावजूद वो मुंबई आए, उन्होंने स्ट्रगल अपना स्टार्ट किया। लेकिन स्ट्रगल से पहले उनको ऐसा फील होने लगा था कि उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें जॉब भी अच्छी नहीं मिली। उन्होंने मतलब किस तरह का काम किया कुछ पैसे अर्न करने के लिए, क्योंकि जो कि मुंबई में बेहद ज़रूरी है। मतलब मुंबई में अगर रहना है तो पैसे कमाना, पैसे मतलब आपके पास होना एक्टिंग लाइन के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शायद सर एक्टिंग ही अकेला एक जरिया बन सकता है इंसान को सरवाइव करने के लिए। अगर आप मुंबई में आए हैं और अगर आप सिर्फ एक्टिंग ही करने आए हैं तो आपको एक पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ेगा। नहीं तो ये मुंबई ऐसी है कि आपको रोड पे भी सुला देती है। और आप सपने देख तो लेते हो कि हमें जाके एक्टर बनना है, हीरो बनना है, जो भी बनना है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है या आप खुद स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इंडस्ट्री के अंदर, तो ही आप कुछ ना कुछ कर पाते हो यहाँ। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि मतलब हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने जैसे कहा फैमिली सपोर्ट करती है, तो मतलब बेहद अच्छी बात है। तो सर, जब आप 16-17 साल की उम्र में मुंबई आए स्ट्रगल करने के लिए, तो आपकी फैमिली जो सपोर्ट करती थी? देखिए, फैमिली तो सबकी सपोर्ट करती है, लेकिन क्या हो जाता ना कि अगर आप स्टार्टिंग से ही अगर आप मिडिल क्लास रहें तो फैमिली क्या सपोर्ट करेगी आपको। तो मैं था स्टार्टिंग से ही मिडिल क्लास था। तो मैंने बस ये था कि मैंने मेहनत करी, जॉब करता था। जॉब करने के बाद और मैं मुंबई के लिए, मुंबई की ट्रेनों में मैंने काफ़ी भाग दौड़ की और ऑडिशंस देना चालू किए। तो ऑडिशन से कुछ काम चालू किए, जैसे कि मैंने एक शो किया था अकबर, जिसमें मैंने कंटिन्यूटी काम किया था। उसके बाद मैंने बहुत सारे ऐसे एपिसोड किए, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, पुलिस फायर्स, CID, ऐसे बहुत सारे मैंने एपिसोड्स किए, कंटिन्यू करते गया। फिर यही मेरा ज़रिया बनता गया। और उसके बाद मैंने पता नहीं कैसे, यहाँ पे ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि जितने भी एक्टर हैं वो नहीं, जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो सब एक्टर हैं। एक्चुअली क्या है ना कि कास्टिंग डायरेक्टर बनना कोई नहीं चाहता। सर, हमें आपके बारे में पता चला है कि आप पहले स्टार्टिंग आपने एक्टिंग से शुरू किया एज ए एक्टर। तो मतलब कितना टाइम पीरियड लगा, मतलब आपने जो एक्टिंग में दिया पहले? जैसे आपने पढ़ाई भी नहीं करी तो कुछ क्लासेस वगैरह या कुछ ऐसा मतलब स्टार्ट किया साइड बाय साइड आपने कुछ? मैंने 2012 में
एक शो किया था, कोई कलश पे आता था, तो उसमें मैं मुझे शौक होने लगा था, इंटरेस्ट मेरा बढ़ने लगा था एक्टिंग को लेके। तो मैं चला गया था जूनियर आर्टिस्ट में काम करने के लिए एक्चुअली। सो 2 से 3 दिन मैंने काम किया, बट मुझे ना वो चीज़ें जमी नहीं। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि मैं क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि मुझे भी पब्लिक देखे और मुझे भी लोग जाने पहचाने। तो मैंने वो चीज़ छोड़ के 2 से 3 दिन के अंदर अंदर फिर मैंने स्ट्रगल चालू की। तो मैंने कुछ नहीं तो 4 साल मैंने स्ट्रगल करी। तो 2016 से मुझे काम मिलना स्टार्ट हुआ। फिर मैंने 2018 तक मैंने काम किया इंडस्ट्री में एज एन एक्टर। उसके बाद मैं कास्टिंग डायरेक्टर कब बन गया मुझे पता नहीं चला। हाँ सर, ये कास्टिंग डायरेक्टर मतलब एक्टर से कास्टिंग डायरेक्टर में कन्वर्ट होना, मतलब ये तो एकदम चेंज है। तो ये कहानी आपकी कैसे शुरू हुई? मैं बताता हूँ। ये एक्चुअली मैं एक शो कर रहा था चंद्रकांता, 2018 की बात है। तो होता है ना कि अगर आप एज एन एक्टर काम कर रहे हैं तो 2 से 4-5 लोगों से आपकी पहचान हो जाती है। तो एक मेरे पास फिल्म मुझे ऑफर हुई थी एज एन एक्टर कि ये फिल्म आप करना चाहोगे, तो कुछ अच्छा कैरेक्टर था उसमें। तो मैंने कहा ऑफकोर्स मैं क्यों नहीं करना चाहूँगा, मुझे फिल्म ही करनी थी। तो वहाँ पे उस जो प्रोड्यूसर था तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपके पास कुछ और आर्टिस्ट होंगे तो मुझे दीजिए। तो बस ये था कि 2 से 4, 4 से 10, 5 से 10 और बहुत सारे आर्टिस्ट मिलना चालू हुए, जुड़ना चालू हुए। तो वहीं से मैं कास्टिंग डायरेक्टर बन गया। मतलब आपने जो है शुरुआत ऐसे करी कि आपको एक फिल्म ऑफर हुई, हाँ। जिसके लिए प्रोड्यूसर की एक डिमांड थी कि आपको काफ़ी सारे आर्टिस्ट को जोड़ना था। तो वहाँ से आपने उस टीम को जोड़ना स्टार्ट किया। तो मतलब ये जो सिलसिला चलता रहा कि आर्टिस्ट को आप जोड़ते जोड़ते गए, तो उसके बाद आपने अपना रुख कास्टिंग की तरफ जोड़ लिया या फिर अभी भी आप एक्टर की तरफ वर्क करते हैं? नहीं, फिलहाल तो मैं देखिए अभी सिर्फ और सिर्फ मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। मैंने कुछ नहीं तो एपिसोडिक शोज, मैंने कुछ नहीं तो 500 एपिसोड शो मैंने किए हैं कास्टिंग जी। और मैंने डेली शॉप भी मैंने कुछ किए हैं। और मैंने वेब सीरीज़ अभी जो चल रही हैं कुछ नहीं तो 8 से 10 मैंने वेब सीरीज़ की हैं एज एन कास्टिंग। और ऐड मैंने बहुत ज़्यादा किए हैं। ऐड अगर आप मानेंगे तो कुछ नहीं, मैंने 250 ऐड किए हैं। डिजिटल ऐड हो गया, ऐसे बहुत सारे जो छोटे मोटे ऐड आते थे वो सब मैं किए एज एन कास्टिंग। तो वहाँ से मेरा जरिया चलने लगा था जी। तो सर मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप जैसे कह रहे हैं कि स्टार्टिंग आपने जो है एज एन एक्टर की, और उसके बाद आप जो है आपने अपना रुख बदल दिया एज एन कास्टिंग डायरेक्टर की तरफ। तो आपको अब एक्टर में ज़्यादा अच्छा लगता है या कास्टिंग डायरेक्टर बने रहना अच्छा लगता है ज़्यादा? देखिए क्या होता है ना कि हर घर में, एक बात बोल रहा हूँ, हर घर में ना एक इंसान ऐसा होता है जिसके अंदर कला होती है जी। वो चाहे कितना भी बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर बन जाए, मैं कुछ नाम नहीं लेना चाहूँगा बड़े बड़ी हस्तियों का जो आज कास्टिंग डायरेक्टर हैं, लेकिन एक टाइम पे वो भी एक्टर थे और उनका इंडस्ट्री के अंदर आज बहुत अच्छा और बहुत लेवल पे अच्छे काम कर रहे हैं। तो कहीं ना एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है ये हमारे अंदर कि शायद आज नहीं कल मैं ये करूँगा ज़रूर एक्ट। बट ये हो गया ना कि अभी टीवी सीरियल से मेरा इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया है। तो मेरा जो फोकस है अभी ज़्यादातर वेब सीरीज़ और साउथ की फिल्मों में। अगर मुझे साउथ में अगर एज एन एक्टर मुझे कभी चांस मिला तो मैं उसको ज़रूर करना चाहूँगा। अच्छा, मतलब आपका टारगेट है कि साउथ की मूवी में एक बार अगर सर को चांस मिलेगा तो ज़रूर उस अपॉर्चुनिटी को लेंगे। अच्छा सर, मैं थोड़ा दर्शकों को ये और बताना चाहता हूँ कि एज एन एक्टर जब भी कोई अपना घर परिवार सबको छोड़ कर आता है, इतनी मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। ठीक है, वो मेहनत करता है, कहाँ रहना होता है, कहाँ उसे, तो इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए कि उसे मतलब कहाँ रहना चाहिए, किस तरह की मेहनत उसे करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग उसे ऐसे मिल जाते हैं जिसकी वजह से वो फंस जाता है और वो अपने अमाउंट जो पैसे लेकर आता है उसे मतलब बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, जिसकी वजह से वो निराश हो जाता है और फिर वो उसका फील्ड ही छूट जाता है और वो फिर वापस घर जाने के लिए मतलब बेताब होता है। फिर देखिए इसकी सबसे पहले मैं वजह ये बताऊंगा हमारे आर्टिस्टों की। क्या होता है ना कि ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो मेरे पास भी ऑडिशन देने आते हैं कि वो रेडी नहीं होते, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही गंदा होता है, उनकी चीज़ें अच्छी नहीं होती, इनकी ड्रेस कॉस्ट्यूम अच्छा नहीं होता, उनका बात करने का तरीका नहीं अच्छा होता है, देन उनकी डिक्शन। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में ना 3 से 4 चीज़ चलती है। आपकी पर्सनैलिटी अगर अच्छी हो, पर्सनैलिटी भी मायने नहीं रखती, लेकिन आपके एक ऑडिशन का जो तरीका होता है ना, अगर आप वो अच्छा बना लें तो आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर देखिए ग्रीन पर्दा होता है, क्रोमा होता है, अगर आप किसी कास्टिंग डायरेक्टर के पास जा रहे हैं, अगर उसकी पहले आप उससे पूछें कास्टिंग डायरेक्टर से कि सर कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी मतलब आप किस तरह का कैरेक्टर ढूंढना चाह रहे हैं, तो आप उस कैरेक्टर में खो जाओ। अगर आपको स्क्रिप्ट मिल रही है तो स्क्रिप्ट अगर आपका मेमोरी पावर बहुत अच्छा है
तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने 15 से 20 मिनट में वो स्क्रिप्ट याद करके अगर आपने कास्टिंग डायरेक्टर को सुना दी, तो कास्टिंग डायरेक्टर की नज़र में आप बहुत अच्छे बन जाते हो कि बंदे की मेमोरी पावरफुल बहुत अच्छी है, इसको कहीं ना कहीं हम एडजस्ट करेंगे। अगर आप क्या बोलते हैं एक्टिंग अच्छी नहीं है और आप किसी से बहस कर रहे हो, कास्टिंग वाला हो चाहे कोऑर्डिनेटर हो या प्रोड्यूसर हो डायरेक्टर हो, आप उससे बहस कर रहे हो तो आपको वहाँ पे क्रॉस कर दिया जाता है, फिर वहाँ पे नहीं होता कास्ट आर्टिस्ट, ये सब चीज़ें रहती हैं। क्योंकि सर पहले तो आप एज एन एक्टर वर्क किया तो आप काम लेने जाते थे, और जबकि इंडस्ट्री में कास्टिंग डायरेक्टर जो है वो बहुत बड़ा होता है क्योंकि वो लोगों को काम देता है, ठीक है। तो सर मतलब आपको अब जैसे आपने उन्हें बताया कि हमारे जो एक्टर जो आर्टिस्ट आते हैं उन्हें मतलब किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कुछ आपकी मतलब इस बीच में मतलब आपकी कुछ पर्सनल लाइफ वगैरह कुछ ऐसा मतलब कुछ अच्छा सा मोमेंट कुछ रहा हो आपके बदलाव के बाद कुछ। देखिए बदलाव क्या होता है ना कि मैं अभी ऑडियंस को मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। कुछ चीज़ें सर शेयर नहीं करना चाहते हैं ऑडियंस के सामने, लेकिन कुछ जो बताना बदलाव क्या होता है ना कि फर्स्ट ऑफ पहले आप अगर घर पे फ्री हो, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, सॉरी टू से, कि बहुत सारे जो आर्टिस्ट होते हैं जो स्ट्रगल करने मुंबई में आते हैं, जो अंधेरी में, वर्सोवा में या आदर्श नगर में या मलाड वगैरह जहाँ पर भी रहते हैं, जो लोग पीजी में रहते हैं, अक्सर इन लोगों की कमी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ये लोग क्या है, ज़्यादातर अगर आपके पास भले कुछ भी काम नहीं हो, लेकिन अगर आप अपने टाइम को पंक्चुअल करके रखोगे, हर चीज़ को फिक्स करके रखोगे, तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। क्योंकि बहुत सारे एक्टर जो होते हैं पीजी में आधा दिन ना वो लोग सिर्फ सोने में निकाल देते हैं। 4-5 बजे और 2 बजे के बाद वो उठते हैं, फिर नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, फिर वो मार्केट में निकलते हैं, 1-2 जगह ऑडिशन दिया, घर पे आ जाते हो। ऐसे इसको स्ट्रगल नहीं बोलते हैं। स्ट्रगल आपकी वो होती है कि आप पैदल चल रहे हो, 2-2 3-3 किलोमीटर चल रहे हो, या आप एवरी डे अपने ऑडिशंस को अपडेट कर रहे हो, एवरी डे आप हर कास्टिंग डायरेक्टर या हर कास्टिंग एजेंसी में आप जाके उससे मिल रहे हो। तो अगर क्या होता है ना कि अगर आप कास्टिंग डायरेक्टर से या कोऑर्डिनेटर से या प्रोड्यूसर से या डायरेक्टर से मिलते हो, उसकी नज़र में रहते हो, तो वो क्या होता है ना कि आप उसके दिमाग में वो हो जाते हो, मतलब एक फोटो आपकी खींच जाती है। आ जाती है, मतलब जिससे वो पहचान लेते हैं, उन्हें याद रहता है कि मतलब ये बंदा डेली मेरे पास आता है। हाँ, तो ये क्या होता है ना, सामने वाले भी इरिटेट हो जाता है, नहीं यार अब इसको हमें काम देना ही पड़ेगा कि रोज रोज आ रहा है, इसको एक बार चांस दे के देखते हैं। तो आपको मिलता जरूर है चांस, लेकिन उस चांस में अगर आपने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर दिया सेट पे जाके, तो आगे भी आपको कंटिन्यूटी काम मिलने के चांसेस रहते हैं। हाँ, मतलब जैसे कहा कि अगर किसी को एक बार चांस मिलता है, चांस मिलना ही बेहद बड़ी बात है अपने में, लेकिन जैसे ही चांस अगर मिल जाता है तो वहाँ सेट पे जाके भी उसे अच्छा काम करके दिखाना है, ताकि लोगों की और नज़र में आए, उसे सेकंड टाइम उसे काम के लिए बुलाया जाए। अच्छा सर, मैं कुछ जानना चाहूँगा, जैसे आपने भी बताया कि जैसे पीजी में जो लोग रहते हैं तो उसे स्ट्रगल नहीं कहते, क्योंकि वो बेहद मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना सोने में, बातें करने में इधर उधर निकाल देते हैं। तो इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे ही बदनाम हैं कि मेहनत नहीं करते और वो कहते हैं कि मतलब हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। जबकि जैसे सर ने बताया कि स्ट्रगल जो है, आप पैदल चल रहे हैं, लोगों के ऑफिस जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, आपको रिजेक्शन मिल रही है, आपको हर कोई ना बोल रहा है, आपको काम नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी आप लगे पड़े हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि जितना भी अगर आपके पास जितने भी आर्टिस्ट इस चीज़ को सुन रहे हैं, वो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि जितना भी आपके पास फ्री टाइम मिलता है उस टाइम को आप यूज़ करें, मतलब अपनी पढ़ाई करें, प्रैक्टिस करें, जितना भी हो सके आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकें वो आप करें। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जितने भी जो रिच आर्टिस्ट हैं या 1 डे 2 डे आर्टिस्ट हैं, कैमियो आर्टिस्ट हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, एक्चुअल क्या होता है ना, इन आर्टिस्टों को पता नहीं होता कि एक कास्टिंग डायरेक्टर आपके ऊपर कितनी मेहनत कर रहा है। बहुत सारे एक्टर जो भले घर पे सो रहे हैं, लेकिन उनके ऑप्शंस जाते रहते हैं, कभी कहीं इस तरह से मैं एज एन कास्टिंग उनके इतने सारे ऑप्शंस भेजता हूँ आर्टिस्ट को। देन अगर आर्टिस्ट कभी कोई शॉर्टलिस्ट हो जाता है या सिलेक्शन हो जाता है, लॉक हो जाता है, तो आर्टिस्ट के कुछ ड्रामे होते हैं। बट मैं वो आर्टिस्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको सच में एक्टर बनना है, अगर आपको सच में नाम कमाना है, तो फोकस आपको अपनी एक्टिंग पे करना चाहिए, ना कि बजट पे। आई नो दैट कि आपको बजट मिलेगी जरूर, आपको जो आपका पेमेंट हो जरूर मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप थोड़े अप तो हो जाओ, आप मार्केट में दिखते जाओ। सामने वाला कास्टिंग डायरेक्टर इतना बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है कि आपको फ़ोन करेगा कि सर इतनी कम बजट है और ये आप काम कर लीजिए। अगर कास्टिंग डायरेक्टर को पता है कि आप घर पे बैठे हो और आप लॉक हो चुके हो या आपका ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है, तो आपको काम करना चाहिए। अगर आप उस वक्त एक कास्टिंग डायरेक्टर को अगर आप बैकआउट मारते हो, तो
एक्टर को नहीं पता, लेकिन वो कास्टिंग डायरेक्टर को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और हमारे जॉब चले जाते हैं, हमारे बहुत सारे काम चले जाते हैं इस चक्कर में। तो आर्टिस्टों से सिर्फ मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादातर कास्टिंग एजेंसी जितनी भी हैं आपको इन्फॉर्म करते हैं पहले, उसके बाद ही शायद वो आपका ऑप्शन डालते हैं। जी ठीक है। जैसे अभी सर ने बताया कि हम जैसे आर्टिस्ट, मतलब जो भी आर्टिस्ट लोग होते हैं वो बजट को सबसे पहले नोटिस करते हैं। हाँ ठीक है। और सर ने बहुत अच्छी बात कही कि मतलब स्टार्टिंग में जो स्ट्रगलर हैं वो बजट को ना देखें, उन्हें काम मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। और जैसे सर ने बताया कि सेट पे जाना है, टाइम से जाना है और पैसों को नहीं देखना है, आपको काम मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको बेहद अच्छे से करें। और उसके बाद आपको 1 डे 2 डे की जगह फिर कंटिन्यूटी भी, जब आप मार्केट में छा जाएंगे उसके बाद आपको कंटिन्यूटी भी काम मिलेगा। ये काफ़ी अच्छी रही, मतलब जो आपने बताया ये ज़रूर है। लेकिन एक चीज़ और है कि जितने भी आर्टिस्टों से सिर्फ एक ही निवेदन है कि भाई अगर आप चीज़ें कर रहे हो तो मेहनत से कीजिए, अगर आपको सच में एक्टर बनना है तो कीजिए। एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं जो आदर्श नगर में या अंधेरी वर्षवा में जो लोग घूम रहे हैं और अपने आप को सबसे पहले कहते हैं कि मैं 20 साल मुझे इंडस्ट्री में होगी, कोई कहता है मुझे 15 साल हो गए। अरे भाई तुमने 20 साल में क्या किया? जब वो 20 साल का एक्सपीरियंस दिखाते हैं मेरे सामने तो मैं उनको एक ही चीज़ कहता हूँ कि सर प्लीज़ आप मेरे ऑफिस आइए और मुझे एक ऑडिशन दीजिए। तो मैं आपको बड़ी बात नहीं बोलूँगा, जो 2 महीने जिस बंदे को इंडस्ट्री में नहीं हुए ना, वो उनसे 10 गुना बेटर एक्टिंग करके चला जाता है, और जो 20 साल स्ट्रगल कर रहा है वो एक्टिंग नहीं कर पाता। इसका रीज़न ये है कि उसमें पता चल जाता है कि आप कितने अच्छे एक्टर, अगर शायद आप एक्टर बहुत अच्छे होते थे ना तो आपको 20 साल नहीं लगते। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, जैसे अभी आपने कहा कि कुछ 15 साल से मेहनत कर रहे हैं, कुछ 2 महीने से उससे अच्छा कर पाते हैं। तो सर कुछ स्ट्रगलर के सामने ना ये समस्या आती है, उन्हें ये पता नहीं लगता कि बेसिकली वो घर तो छोड़ के आ गए हैं मुंबई, लेकिन उन्हें कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, उन्हें इस तरह की कोई भी नॉलेज नहीं है। तो सर दर्शकों को आप ये बताइए कि अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो उसे मतलब कहाँ जाना चाहिए, किन से मिलना चाहिए, ताकि वो भी अवेयर हो इस चीज़ के लिए। और हमारे जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, जो आएंगे, तो वो उन्हीं के पास डायरेक्ट जाएं, ना कि वो अपना टाइम वेस्ट करें। वो इतना टाइम वेस्ट करने के बाद फिर सोचते हैं हमें 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, तो उन्हें एक सही मार्ग मिल जाए। तो आप उन्हें बताइए कि मतलब कहाँ पर उन्हें जाना चाहिए। देखिए जाने की बात तो मैं पहले बता दूं, उससे पहले कुछ ये कहना चाहूँगा कि जितने भी जो न्यू कमर एक्टर हैं या जो ऑडिशन देना चाहते हैं या उनको एजेंसी नहीं मिल रही है, तो पहले नंबर अगर आप गूगल पे सर्च करें, बहुत सारी ऐसी एजेंसी हैं जो गूगल पे हैं। और सेकंड पॉइंट ना, आप एजेंसी में जाएं और एजेंसी में जाके ऑडिशन दें। अगर वहाँ पे आपका ऑडिशन शॉर्टलिस्ट होता है, सेलेक्ट होता है, तो आपको वहाँ पे मिलने के चांसेस रहते हैं। देन अगर ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री में फ्रॉड लोग हैं जो अच्छे खासे कास्टिंग डायरेक्टरों के नाम बदनाम कर दिए हैं। क्या होता है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसी हमारा इंडस्ट्री है कि एक कास्टिंग डायरेक्टर पूरे इंडस्ट्री को गंदा कर सकता है, क्योंकि सब कास्टिंग वालों के नाम खराब हो जाते हैं। तो अभी बहुत सारे रिसेंटली एक कास्टिंग डायरेक्टर के साथ ऐसा हुआ कि उसने कुछ लोगों के साथ बहुत बदतमीजी कर दी, कुछ लड़कियों के साथ। तब उसके चक्कर में हम लोग भी हैं, बट हमने अपने आप को सेव कर रखा है। और सेकंड पॉइंट, अगर आपसे कोई बंदा, एक और बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि जो पैसे मांगते हैं, कास्टिंग एजेंसी लमसम मांगती हैं। आप अगर आपको लग रहा है कि मुझे इसको रजिस्ट्रेशन या जो भी वो लोग फीस मांगते हैं आपसे कि देना चाहिए, तो उससे पहले ना आप उनकी सर्च करो कि ये बंदे ने अभी तक कितना आर्टिस्ट को काम दे चुका है। आप उसके इंस्टाग्राम पे, आप उसके फेसबुक पे या उसके यूट्यूब चैनल पे जाके देखो, या उसने जितने लोगों को काम दे दिया है तो उनको सर्च करो, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो कि सच में इस एजेंसी ने आपको इतना काम दिया है, कि सच में आप ये एजेंसी बहुत अच्छी है। देन उसके बाद उस एजेंसी के साथ आप जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी होता है तब उसके साथ जुड़ सकते हैं। मतलब दर्शकों आप ध्यान रखना कि कोई भी हमारे न्यू कमर्स जो भी आ रहे हैं वो कास्टिंग एजेंसी के पास जाएं, पहले उनका एक बार गूगल चेक कर लें, इंस्टाग्राम चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि वो जेन्युइन है तो आप उनके साथ जुड़िए, ठीक है। फिर उनके साथ जुड़ने में, काम करने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो फेक हैं, तो प्लीज़ आप उनसे बच के रहिए, ठीक है। जैसे अभी सर ने कहा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वही हाल, कास्टिंग डायरेक्टर इतने सारे हैं मुंबई के अंदर, लेकिन कुछ फेक हैं और कुछ जेन्युइन हैं। तो आप प्लीज़ उनको पहले सर्च करिए, देन उसके बाद जो है फिर आप उनके साथ जुड़िए, फिर वर्क करिए। तो थोड़े से छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, फिर गुफ्तगू करेंगे दिनेश चौहान जी से। नमस्कार।